बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों का खुशामदीद। आज हम जिस मौजू पे बात करें उसके लिए हमने अपने गेस्ट को दावत दी है। सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, काफ़ी गैर जानिबदाराना जो है तज्ज़िये देते हैं, उसके साथ साथ दबंग तज्ज़िये देते हैं। सियासत, सहाफ़त और सयाहत तीनों से इनका ताल्लुक है। आप सब प्लीज़ खुशामदीद कीजिए नुसरत बेग मिर्ज़ा को। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाह साहब, आप कैसी हैं? आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में बुलाया जी। जी बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा साहब। मैंने आपसे साथ एक पहले भी इंटरव्यू किया था। उस वक्त क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत काफी सरगर्म है, इसमें उतार चढ़ाव चढ़ते रहते हैं, तो हमारा सारा फोकस क्योंकि अपने घर की सफाई में हम अपने अपने हाथ धंधे में करने में मशगूल रहते हैं। और उस वक्त मैंने आपसे एक बहुत छोटा सा एक इंटरव्यू लिया था, जो भारतीय मीडिया जिस तरह से आप जो शोर गुल मचा रहा था, और खासतौर पर आपको लेके, तो उसके ऊपर हमने आपके साथ एक सेशन किया था। लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें थोड़ा तफसील से जरा बात कर लेनी चाहिए। पाकिस्तान के ज़िमनी इलेक्शन भी हो चुके हैं, तो एक मजीद हमारे पास अभी टाइम है और हम इसको ज्यादा डिटेल से इसके ऊपर बात कर सकते हैं। पहले तो मिर्जा साहब मुझे ये बताइए कि ये जो सारी एपिसोड कहाँ से शुरू हुई आपकी, जो ये आपने भारतीय मीडिया ने जो आपका इंटरव्यू पिक किया, वो आपने किसको दिया, कब दिया और कहाँ दिया? भाई एक शकील चौधरी साहब थे, उन्होंने अपने आप को कहा कि साहब मैं यूट्यूबर हूँ पाकिस्तान का। तो उन्होंने कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने दे दिया, जो क्योंकि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि अभी एंकर हैं, अभी बहुत आर्जी कर रहे हैं, तो हमने दे दिया। तो अब बेसिकली उनको हमारा सारा बैकग्राउंड पता था कि भाई हम इंजीनियर भी हैं, हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं, फिर भी उन्होंने हमारे से तफसील मांगी, तो वो हमने उनको भेज दी। अब उसमें उनको जहाँ पर उन्होंने जिक्र किया, तो वो ये जिक्र नहीं किया कि साहब वो हम प्राइम मिनिस्टर के मुशीर भी रहे हैं या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के मुशीर रहे हैं। तो इस हवाले से हमारा जो हम जहती और एक बहुत ही कसीरुल जहती, यानी कम से कम हमारा हमारा बैकग्राउंड है, मैंने स्टूडेंट लाइफ से लेकर जो हमारी 1960 से शुरू होती है, और फिर 1900 मैंने हम फिर बाद में हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे भी आ जाते हैं, इंजीनियरिंग भी कर लेते हैं। तो जाहिर है कि हमारा ताल्लुक भुट्टो साहब से भी रहा, भुट्टो साहब की हमने मदद भी की बहुत ज़्यादा। हमने मादर मिल्लत के इलेक्शन में भी कैंपेन में हिस्सा लिया। उस वक्त भुट्टो साहब अयूब साहब के साथ थे, तो हमने भुट्टो साहब को उस वक्त साथ नहीं दिया, लेकिन ताशकंद डिक्लेरेशन में हमने उनका साथ दिया। फिर जब भुट्टो ने उनको निकाल दिया, तब भी जब तो उस वक्त तो पहली आमरीत थी और बहुत ख़तरनाक आमरीत थी, उस वक्त भी हमने भुट्टो साहब का साथ दिया। और जाकर मैं जो कोटी रेलवे स्टेशन पे बुलान एक्सप्रेस जो आई थी कोटा से, उसमें कूपे में जाके मिला, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया और बहुत ही कहा कि आप बहुत इतना बड़ा, मैं उस वक्त स्टूडेंट लीडर था कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा, उनके लिए एक बड़ी अहम बात थी कि मैं आग उनके पास चला गया, क्योंकि वो जिस वक्त वजीर थे पेट्रोलियम के, तो उन्होंने मुझे बार बार बुलवाया अयूब साहब की हिमायत के लिए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने मादिर मिलत फातिमा जिन्ना की हिमायत की, तो हम सब स्टूडेंट ने की। तो अयूब खान सामने धांधली की, जो कि फौजी आमिर थे पहले, तो उनको बहरहाल उन्होंने फिर जीत लिया, और फिर उसके नतीजे में फिर ईस्ट पाकिस्तान का टबकल हुआ। तो बहरहाल जो ये था कि वो बंगाली ये कहते थे हमारे साथ में, क्योंकि पढ़े भी जब इंजीनियरिंग में हम पढ़ते थे, तो बंगाली भी हमारे साथ होते थे, तो वो कहते थे कि साहब हमें कम से कम कराची में जब है कैपिटल था, तो इस बात पर हमें इत्मीनान था कि हम कम से कम पानी से तो ज़रूर मिले हुए हैं पाकिस्तान के साथ में। तो अभी ले गए इस्लामाबाद में, तो उससे वो बहुत नाराज़ थे, और कहता कि वो हमें कहते थे कि ये झूठ का पैसा जो हमारे है वो यहाँ पर इस्लामाबाद में लगा हुआ है, हालांकि उनका ख्याल गलत था। तो बहरहाल एक ये हमारा बैकग्राउंड यूँ शुरू हुआ स्टूडेंट लाइफ से, जो हमारा बड़ा धमाका खेल था। फिर उस ज़माने में ही जब अयूब साहब की गवर्नमेंट बन गई, तो फिर हम उनके महमूद कसूरी साहब जो थे, खुर्शीद कसूरी साहब के वालिद साहब मोहतरम, तो मैं एज स्टूडेंट लीडर उनके पास गया, और वहाँ से हमारा ताल्लुक हो गया, और उन्होंने हमारी हिमायत की। और कुछ हमारे मसाइल थे जो कि स्टूडेंट के थे और आमियत के ख़िलाफ़ थे, तो उसमें हमारा बढ़ चढ़ के हमने हिस्सा लिया था। तो फिर इसके बाद में जो हम कुछ अरसे फिर इटली में रहे, और फिर कुछ अरसे हम कुछ सऊदी अरब का माइक्रो स्टेशन लगाए। तो जब हम 12 साल बाद में वापस आए, तो फिर यहाँ पाकिस्तान में आके फिर हमने पॉलिटिक्स शुरू कर दी। तो फिर यहाँ पर हम सिंध के वजीर बन गए, जो मशीर थे, तो लेकिन वजीर का ओहदा था, लेबर का महकमा हमारे पास था। फिर इसके बाद में 98 99 में हम नवाज शरीफ साहब के एडवाइज़र बन गए। उनके उनके मर्जी के मुताबिक उन्होंने कहा कराची को संभाल लो, तो हमने संभाल लिया।
और हमने वहाँ पर मैंने मीडिया डिफीट दी उनको, जो कि वहाँ के उस वक्त के जो वहाँ बहुत करतर धरतर लोग थे। तो वो सारी बातें जो जो इस अरसे में बहुत सी तब्दीलियाँ हुई। बेनज़ीर साहब की को हटाया गया, फिर नवाज शरीफ को लाया गया, फिर नवाज शरीफ की भी हमने मदद की, फिर हमने बेनज़ीर की भी मदद की। अब लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि ये मदद कैसे कर सकता है एक आदमी। हमसे कई आदमी ने पूछा कि आपने कैसे मदद कर दी। भाई मैंने कहा ये पावर पॉलिटिक्स के हम पार्ट थे, तो हम उसमें मैंने हमारी अमल दखल था। सदर मोहतरम जो थे गुलाम साक़ खां या जनरल ज़ियाउल हक, वो हमारे साथ उनसे दोस्ती थी। चीफ ऑफ आर्मी साहब जनरल मिर्जा असलम बेग से साहब सलामत थी, ताल्लुकदारी थी बहुत करीबी। फिर जनरल हमीद गुल साहब से ताल्लुकदारी थी। तो वो जो भी पावर के जो मराकज़ थे उनसे हमारा ताल्लुक रहता था। तो अब इल्ला इसके कि भाई कोई हमें इंटेलिजेंस अदारे से हमारा ताल्लुक कभी नहीं रहा, सिवाय हमीद गुल दोस्ती के, जो कि वो बाद में हुई जबकि वो रिटायर हो गए जब चीफ ऑफ आर्मी साहब। अब इनका जो नॉन इशू लेकर ये लोग, इंडिया के लोगों ने नॉन इशू को लेकर के साहब वो आपने यहाँ आए या जासूसी की, जो बिल्कुल एक गलत इल्ज़ाम है। और अब उनको ये मालूम नहीं कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। भाई खुर्शीद कसूरी साहब ने सवाल एक ये करते हैं कि खुर्शीद कसूरी साहब ने आपको क्यों 7 शहरों का वीज़ा दिला दिया। भाई हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी। अब आप ये अपने जो आपकी आईपीबी है यहाँ पर, राह का भी जो है, जो फर्स्ट काउंसलर होता है वो राह का होता है, जो सेकंड काउंसलर होता है वो आईपी का होता है। आप उनसे पूछो ना क्यों वीज़ा दिया आपने हमें। जी तो मिर्जा वो साहब, बजाय इसके कि हम जी मिर्जा साहब, I'll stop you है। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले तो आपने बताया आपने एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया जिनका नाम आपने बताया शकील चौधरी। शकील चौधरी। ये यूट्यूबर, इन्होंने आपको अपना तारुफ कैसे कराया? ये कहा साहब मैं पाकिस्तान का यूट्यूबर हूँ, पाकिस्तान के फोन से नंबर से आ रहा था, तो उससे आज से मैंने पाकिस्तानी समझकर उससे बातें खुल के कर ली। तो खुल के करने में कोई ऐसी बात नहीं है। हम ऐसी बातें रोज करते हैं टीवी पर, जो सच टीवी पर हम बातें करते हैं वही बातें हमने उसके साथ कर दी। उसका पहला सवाल ये था कि साहब आप जो है वो आपने जो है कश्मीर में फौज कशी क्यों की आपने। हमने कहा जी आपने उसी फलसफे के तहत हमने फौज कशी की जिस फलसफे के तहत आपने हैदराबाद दक्कन पुलिस कशी की, पुलिस एक्शन किया। जी तो जी क्योंकि वहाँ हिंदू पॉपुलेशन थी, आपने कहा कि साहब आपने मेहरू साहब ने कहा कि साहब हमारा जो है वो ये हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ का हुक्मरान मुसलमान है। तो यहाँ का मुसलमान जी हिंदू था कश्मीर का, और पॉपुलेशन हमारी मुसलमानों की थी ज़्यादा, तो हमारा हक था। फिर वो नेहरू साहब चले गए वहाँ पर, ये सब बातें हमने कह दी कि साहब उन वहाँ पर चले गए तो हम तो हाफ हार्टेडली सारे ऑपरेशन किए। फिर एक और बात उन्होंने कह दी, वो अपने आप को बहुत दाना काबिल समझते थे। उनका शाहिद अमीन साहब का नाम लिया, उनकी किताब में लिखा कि साहब आपने जो जूनागढ़ था उसको क्यों छोड़ दिया। जूनागढ़ को हमने नहीं छोड़ा, हमारा जूनागढ़ इज़ वेरी मच अलाइव। हमने जूनागढ़ को खाना, जो जूनागढ़ हैं उनको हम खान का रुतबा देते हैं। उनके उनके उनसे उनके उनकी गाड़ियाँ अलग से चलती हैं। दे आर ए कंप्लीट स्टेट के तौर पर वो लोग बिहेव कर रहे हैं अभी भी। और उनकी जो इशू है वेरी मच अलाइव। फिर बात जो कश्मीर का मसला है, दादसो वेरी मच अलाइव। तो उन्होंने कहा साहब हम कभी दोस्ती नहीं कर सकते इंडिया पाकिस्तान के दरमियान। हमने तो बहुत कोशिश की है, तो इंडिया से पूछे आप। आपने जो बुचर ऑफ गुजरात है उसको तो वज़ीर आज़म बना के रखा हुआ है। जी उसके उसके खिलाफ 2000 मर्डर के केसेस हैं। और फिर आपने फिर कहा बम्बई अटैक हुआ। अब बम्बई अटैक हुआ तो उसमें वो बात हमें, वो एक हमें ये नहीं मालूम था कि एक आदमी इंडियन का आदमी है जो बरा का है या किसका है, जो कुछ भी है। तो वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 10 राह के आदमी ले लें, हमें क्या मसला है। सबको पैनल में बैठा दो, हमसे इंटरव्यू ले लो, हमें कोई मसला नहीं जुड़ी है। तो अब वो कहने लगा कि साहब आपने वहाँ तो जो उनका 26/11 का वाक़या हुआ है। तो मैंने कहा 26/11 का वाक़या तो खुद आपने कराया और अपने इंडिया ने कराया। तो उसने इस पर कहा कि अच्छा जी, मैंने अब ये बात तो उनसे उस वक्त याद नहीं थी। तो करकरे जो था जिसने के कर्नल को जो पकड़ लिया था, परवीत जो भी प्रोवीत जो थे सिंह। प्रभावित पद क्या नाम था उसका, उसको पकड़ लिया था जिन्होंने समझौता एक्सप्रेस में धमाका कराया था। जी उसको पकड़ लिया था, उसको मरवा दिया उस बम 26/11 के वाक़े में, यानी 2007 जो 8 का जो वाक़या। तो उस वक्त जो बहुत हमने कई चार साथी बुलाए हुए थे वहाँ से इंडिया से। वो हम सेमिनार, हम कोशिश कर रहे थे कि भाई में दोस्ती हो जाए, लेकिन ये दोस्ती नहीं हो सकती यहाँ पर, क्योंकि इंडिया वाले दोस्ती करना नहीं चाहते हैं। अब नॉन इशू पर मुझे बहस कर रहे हैं, आईएसआई का एजेंट बना रहे हैं और मुझे जोड़ रहे हैं हामिद अंसारी साहब से, जो कि वाइस प्रेसिडेंट साहब थे वहाँ प्रेसिडेंट।
एक तो जैसे सेमिनार हो गया वहां पर जी 27 अक्टूबर 2009 को। तो 2009 को ओबराय में हो गया, तो भाई अब हो गया तो क्या हो गया, हम उसमें मुशाहिद हुसैन सैयद भी थे और हम भी थे, 2 पाकिस्तानी वहां पर थे, और उनकी बीवी भी थी, रुशकत भी थी, और फिर हमने तकरीब भी वहाँ बहुत अच्छी की, और तो उन्होंने हमने वाजपेयी की भी तारीफ की कि साहब उससे कोशिश की पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर बनाने की। और जब वाजपेयी साहब आए थे इंडिया पाकिस्तान आए थे, तो उस वक्त जो उनका इस्तकबाल करने वाले में मैं भी शामिल था, क्योंकि मैं उस वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में शामिल था एज एडवाइजर। मैं जी मौजूद था वहां पर बागा जी की सड़क के ऊपर। जी तो जी अब ये आप किस आदमी से बात कर रहे हैं कि जो साफी भी है, जो पॉलिटिशियन भी है, जो जो कॉलम निगार भी, जिसकी 52 साल की उम्र की तो कॉलम निगारी की है, और वो यानी यानी सियासत के जो पेचो खम है वो जानता है, पावर पॉलिटिक्स में हिस्सा जी लिया, मार्क्स पॉलिटिक्स उसका उसका सब्जेक्ट रहा है। जी तो मार्क्स पॉलिटिक्स जो है पावर पॉलिटिक्स को कहते हैं, तो जर्मनी जी के अंदर, तो मैंने जर्मनी का इसलिए इस्तेमाल किया अपने ट्वीट के अंदर कि ये इनको मालूम हो कि तुम लोग जो है वो असल में तो तुम लोग जो नाजीज्म पे जा रहे हो, तो उस लिहाज से वो मैंने मार्क्स पॉलिटिक्स का लफ्ज इस्तेमाल किया। जी अब इसके अलावा वो जब हम वहाँ गए, असल में जो एक वाकया है हुआ है जिस पर हमने कह दिया, बड़े खुल के कह दिया, जो हम अब भी कहते हैं कि उसमें इट इज नॉट रॉन्ग, कि 2005 में जब हम चंडीगढ़ गए थे, उनकी दावत में गए थे, CRRID, सेंटर फॉर रिसर्च रूरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उसका नाम था, चंडीगढ़ में। हस्कर साहब ने, वो एक बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट गुजरे इंडिया के, उन्होंने बनाया था। उनकी बेटी भी उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, बैरिस्टर है वो। तो बहुत ज़्यादा तो उसमें वो उन्होंने सारी जो है दुनिया भर के जो है वो एक्स जो चीफ थे, मोसाद के, KGB के, फिनिश के, UK के, USA के, खुद इंडिया के, सब बुलाए हुए थे सिवाय हमारे। हम 3 आदमी थे, नजमुद्दीन शेख साबिक सेक्रेटरी पाकिस्तान वजारत खारजा, और जो और साथ साथ में हमारे नुमाइंदे रहे हैं वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा में, वो थे। इसके अलावा जनरल तलत मसूद साहब थे, एक मैं था। अब मैं उन दोनों में जूनियर था, तो लेकिन मुझे उन्होंने हेड टेबल पे बिठाया, बिकॉज दे कंसीडर्ड मी एज वेरी इंपॉर्टेंट मैन। वो उन्होंने हेड टेबल बिठाया, और साथ साथ में जो ओपनिंग स्पीच थी, तो मेरी पाकिस्तानी की तरफ से मेरी ओपनिंग स्पीच थी। तो वो ओपनिंग स्पीच भी बहुत शानदार है, वो छपी हुई है, उन्होंने जो CRRID ने जो किताब छापी है 2005 के सेमिनार की, वो ले सकते हो, देख सकते हो, मेरे स्पीच भी देख सकते हैं। और वो स्पीच, उसमें एक खातून ने जो जब इनकी बारी आई रशियन की, तो उनका ही आदमी जो था वो मैंने उस सेशन को हेड कर रहा था, तो उसमें उसने ये कहा कि साहब वो पाकिस्तान जो है ने USSR को तोड़ा, तो हम 15 रियासतें नहीं तोड़ते अगर पाकिस्तान उसमें मुदाखलत न करता। तो उस औरत ने ये कहा कि पाकिस्तान ने एक मंसूबा बनाया कि जो कि फरगाना वैली से जो है मैंने रूसी सोवियत यूनियन का ताकुब करेंगे, और वहाँ से फिर मजीद लड़ाई को जारी रखेंगे, जो अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया था, तो वहाँ से फिर लड़ाई शुरू करेंगे। तो हमने कहा कि ये हमने तो नहीं कहा, पहले तलत मसूद साहब ने कहा, फिर मैंने उसका कहा कि, तो उसने कहा मेरे समझता है दिस टू इट इज टू। अब यहाँ आकर ये जब इतनी बड़ा बात थी, तो फिर आकर हमें जाहिर है कि हमने मैं इसको बताई, मैं इसको पहले तो अमित गुल से मैंने फोन करके पूछा जी ये बात सही है, तो उन्होंने कहा ये सही है, हमारा प्रोजेक्ट था, रशियन ने हमारा जो सफारती जो थैला था, जो हमारा बैग जाता है, उसको खोल लिया उन्होंने, जो कि नाजायज बात थी, गलत बात थी, कोई कभी सफारती थैले को नहीं खोला जाता। तो वो उन्होंने खोल कर वो हमारा जो गलती से लेटर वहाँ चला गया था वो उन्होंने पढ़ लिया, या मेरा ख्याल है बाई डिजाइन उन्होंने भेजा होगा कि ताकि रूस पढ़ ले और अपने आप को दुरुस्त कर ले कि हम आपका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। आई डोंट नो, क्योंकि ये सियासत के इंटेलिजेंस के पेचो खमे मैं नहीं जानता उसको। तो अब जाहिर है कि जब वो खोल लिया, तो वो मैंने हमीद गुल से आके पूछा, तो उसने कहा हाँ वो सही था, हमारा प्रोजेक्ट था, गलती से वहाँ चला गया। अच्छा जी, फिर ये बात फिर मैंने जब खुर्शीद कुसूरी साहब को बता दी, खुर्शीद कुसूरी साहब ने मुझे कहा कि साहब वो उसको दे दो। फिर एक फ़ोन मेरे पास आया जिस पर शोर मचा हुआ है, वो फ़ोन अब मैंने जब चेक किया तो मालूम ये हुआ कि वो फ़ोन जो है, जो हमारा जो मिडिल ईस्ट का ने इसका जो सेंट्रल एशिया का जो डायरेक्टर जनरल होता है, उसने फ़ोन किया था, और वो उसने मुझे पूछा था कि इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन को मिल सकती है, दे दे। तो हमने कहा नहीं, अभी वो मैंने उस वक्त ये कहा था कि शायद किसी ने ISI के आदमी ने किसी ने फ़ोन किया, ये प्रॉब्लम उनका हुआ, वो उन्होंने उसको हामिद अंसारी जोड़ा के साहब ये जासूस है।
अब बात जाहिर है कि अब हम मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, बात गई जो एक मसला था खत्म हो गया, हमने तो उसके बाद नॉन इशू पर उन्होंने अपने आप को, जो इंडिया के जो इश्यूज हैं इस वक्त के जो प्रॉब्लम चल रहे हैं उस प्रॉब्लम को, एक तो देखिए ना, पहली बात तो ये है कि इंडिया के लोगों को बेचारों को ये पता ही नहीं है कि चीन ने उनकी 4000 किलोमीटर की जो रकबा है वो दबा लिया। ये भारत कर्नाटक ने कह रहा है, जो कि पॉलिसी स्टडीज यहाँ का जो सरबराह है, वो कहता है कि जो जो सैटेलाइट हैं, जो इंटरनेशनल सैटेलाइट है, इंडियन सैटेलाइट है, बात कंफर्म करते हैं कि 4000 किलोमीटर का रकबा चाइना ने इंडिया का कब्जा कर लिया है। उसको वो छुपाना चाहते हैं, वो कभी आप हमको बताना नहीं साहब, इस पे अभी हम यहाँ रुक जाते हैं। आपने मुझे बता दिया कि आपको यूट्यूबर ने कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तानी हैं और आपसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं, और आपने काफी टाइम से पीछे भी लगे हुए थे, आपने इंटरव्यू दे दिया और आपने काफी सारी बातों पे उन पे बात की, कश्मीर के इशू पे बात की, फिर आपने बताया। खैर, जो उन्होंने आपके जो उनका इंटरव्यू में बात ये हुई थी कि उन्होंने आपसे पूछा कि इंडिया पे कोई एक्सपर्ट है, जो जब उन्होंने बात की कि इंडो पाक दोस्ती की बात की, और फिर उन्होंने पूछा कि इंडिया पे कोई एक्सपर्ट है, एंड आई थिंक वहां से आपकी जो बात स्टार्ट हुई, और जो आईएसआई की से रिलेटेड बात थी, जिसको अब आपने कहा कि वो सेंट्रल एशियन की तरफ से कोई कॉल थी। मेरा सवाल ये आपसे हमारा जो डीजी हर एक जगह का एक हमारा डायरेक्टर जनरल होता है। जी जी। तो जैसे अब इंडिया का एक डायरेक्टर जनरल अलग है, सेंट्रल एशिया का अलग है, मिडिल ईस्ट का अलग है, अमेरिका का अलग है, उसका पहले डायरेक्टर जनरल होता था, अब आजकल उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी बना दिया। तो वहां से उन लोगों ने हमें फोन किया, अभी जब हमने चेक किया तो दोबारा बताया कि नहीं, वो इट वाज रॉन्ग, आपने वो एक मैंने एडिशनल जो डीजी जो सेंट्रल जो था उसने आपको फोन किया। जी, मैं ये पूछना ये चाह रही हूँ, व्हाई डू यू थिंक, क्योंकि जब मैंने उन सहाफी का उस यूट्यूबर का जब जाके चैनल देखा, तो उन्होंने जो है तारिक फातेह का इंटरव्यू किया हुआ था, उन्होंने हुड बॉय का किया हुआ था। सो व्हाई डू यू थिंक कि उसने, आपको क्या लगता है कि उसने आपका इंटरव्यू क्यों लेना चाहा, किस पर्सपेक्टिव में लेना चाहा? मुझे नहीं मालूम है। अब भाई हम लोग जो कोई आजाद मैंने ख्याल लोग हैं, हमें इंटरव्यू देने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। इंडिया के आपके इंडिया के 20 चैनल लोग हमने इंटरव्यू दिया है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? हमें तो हम तो बोलते रहते हैं हर बात जो है, तो उसमें उसने इंटरव्यू ले लिया तो कोई बात नहीं, हमें तो कोई बात नहीं। अब भी हम तो अपने इंटरव्यू पे स्टैंड बाय करते हैं, तो आपने बात की जी, आपने बात की कि ये अच्छा, एक चीज जिसपे इंडिया, जिस तरह आपने अपने पहले इंटरव्यू में भी कहा कि आईएसआई जो है वो स्विच है इंडिया का, जब ये मौजू आ जाता है, आ जाए इनकी मौत है, इनका मौत का है, बस आईएसआई ने कहीं हो गया तो वो अभी वो बेचारे, उसको बेचारा मेरे वजह से, लेकिन मैं हामिद अंसारी तो कहा मेरा से कोई ताल्लुक नहीं, मैं मिला नहीं सिवाय उसके कि वो सेमिनार के उन्होंने एड्रेस किया था। तो अब वो दिखा रहे हैं, वो फोटो दिखा रहे हैं, उससे लिंक जोड़ रहे हैं। इतने ज्यादा बेवकूफ आदमी दुनिया में मैंने कोई नहीं देखा, जो कि आदमी ये कहे कि एक आदमी 5वें नंबर पर बैठा है हामिद अंसारी से, जी तो उससे उसका क्या ताल्लुक है? मैं अगर साथ में बैठा हूँ तब भी आप मुझे कहें जी, और जो पर्सन सिटिंग नेक्स्ट है उसको आप इग्नोर करें, जो तीसरे नंबर पे बैठा है उसे इग्नोर करें। वो जाहिर है वो तो गुलाम नबी आजाद बैठा था, वो बैठे हुए थे, क्या नाम है, फारूक अब्दुल्ला बैठा हुआ था, ये बैठे, सारे मिनिस्टर बैठे थे, उनके जो सेंट्रल के मिनिस्टर बैठे हुए थे, वो ऐसा तो नहीं था ना। तो अब हमें वहां बुला लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? हम भाई दुनिया भर में जाते हैं, यहाँ थोड़ी अकेले तो जाते हैं भाई। इंग्लैंड में हम गए हैं, हर जगह हम जाते हैं, कहीं पर जाते हैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हम देते हैं, इसमें क्या बात हो गई? तो दैट इज बिग प्रॉब्लम। उस दिन तो ये हुआ था कि उस दिन मेरे पास वैसे ही ऑलरेडी 3 प्रोग्राम मैंने अपने सच टीवी के लिए कर रहा था, वो रिकॉर्डिंग कर रहा था, तो वो बहुत ज्यादा थका हुआ था। फिर भी मैंने कहा कि भाई मैंने क्योंकि वादा कर लिया है तो मैं उसको निभा देता हूँ। What do you think is the obsession? इंडियंस का क्या ऑब्सेशन है आईएसआई को लेके? वो आईएसआई पागल है, वो ऐसा कि जहाँ नाम आ जाए वो उनका मौत समझ लीजिए, मौत का स्विच आ रहा है, वो समझते हैं कि अभी मौत आई कि अभी आई, बस आईएसआई उनके लिए इतनी खतरनाक है जी। और इट इज इन ए वे इट इज गुड कि वो आप उन्होंने 5-6 दिन ज़ाया किए हैं अपने खामखा, सारे चैनल 24 घंटे लगी हुई हैं। Do you really think मिर्जा साहब कि उन्होंने इतने ज्यादा अफसोस है कि यू कैसे आप कहते हैं कि ये इनकी कैंची की तरह से जबान चलती है इनके एंकरों की, इनको ये तमीज नहीं है कि एंकर किसे कहते हैं। एक बड़ा हाई क्वालिटी का आदमी होता है जो एंकर बनता है, बहुत नॉलेजेबल आदमी होता है वो इनका एंकर बनता है। आपके चल जबानी बच चल रही है बस।
सिवाय इसके एक बात को जो जी, आदमी अगर अपनी आप बात करना इनका चाहता है उसको ट्रेंड सकते भी नहीं है। देखें तो पाकिस्तान को लेके इनका ट्रेंड यही है, इनकी मादर पिदर आजाद है, इनका एक ही स्टाइल है, बात करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान बैशिंग पे इलेक्शन जीतते हैं, हर चीज इनके पाकिस्तान जो है, कोई भी मसला हो जाए इनके यहाँ तो वो विदेशी हाथ होता है। जिस तरह मैंने कहा, हम तो घर की सफाई में हाथ गंदे करते हैं। जैसे आपको याद होगा कि फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर इना रब्बानी खान ने भी ये बात की कि पाकिस्तान बदल गया है और भारत बदल रहा है, लेकिन वो कितना कब तक बदलेगा, वी हैव टू सी। अब मैं ये कहूंगा कि भाई आपकी वो जो जब हैना रब्बानी ने खड़ थी जी उस वक्त तो मैं इनके जो इनके वजीर खारजा से भी मिला जी और इनके सेक्रेटरी खारजा से भी मिला, जो कि जी वो वहां की रहने वाली थी जी कराची इस्लामाबाद में। अब ये कहेंगे साहब उससे भी मिला। अब भाई कोई जी क्या नाम है इसकी, त्रिवेंद्रम की रहने वाली थी। जी जी तो जी मैंने उनसे मजाक किया इनके सेक्रेटरी खारजा से, मैंने कहा त्रिवेंद्रम तो इंडिया में ही नहीं है। तो अब जी हंसी, उसने कहा कि सर मैं बिलीव मी इट इज इन इंडिया। तो मैंने उसको ये कहा कि वहाँ के तुम्हारे गॉडेस अलग हैं, तुम्हारा हर चीज अलग है, तुम कैसे इंडिया में हो, क्योंकि मैं त्रिवेंद्रम गया हूँ। हम्म तो अब इस लिहाज से मैं इंडिया को जानता हूँ, किसी हद तक तो मैं जानता हूँ ना कि इनके यहाँ प्रॉब्लम क्या है। जी, इनके एक्चुअली यहाँ यही से इन्होंने इशू कोई स्टार्ट इनके किया यहाँ है पर अपना। मीटिंग पॉइंट नहीं है। जी और इंडिया सिवाय ब्रिटिश इंडिया के कभी एक अलग भाई देखिए, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो 500 से ज्यादा 550 से ज्यादा समवेयर 561 से 562 के करीब जो रियासतें थी, उनको ये इख्तियार दिया गया है कि वो क्या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए जी या इंडिया में शामिल हो जाए। जी जी तो अभी भी मैं ये नहीं समझता कि इंडिया का जो पैटर्न जा रहा है वो पैटर्न कोई अच्छा नहीं है उनका, वो अपनी तबाही की तरफ जा रहे हैं और सारी दुनिया इस बात पे इत्तेफाक करती है। और वो ये जी कहते हैं कि साहब आप जा रहे हैं, बधाई, तो लगता यही है कि भाई हम भी मैंने टर्मोइल में है। लेकिन जी अब देखिए, वो पहले वो उनका एक मेजर होता था, वो बड़ा वो भी ऐसे ही पागल किस्म का आदमी था। वो कहता था साहब कराची में हर एक के पास क्लशरकोफ है, पैसे दो तो हर आदमी क्लशर लेकर एक दूसरे को मारने खड़ा हो जाएगा। भाई कर लिया, तुमने देख लिया। हम्म हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा बर्दाश्त है। अभी अगर वो फर्ज को लोग अगर वहां पर पीपल पार्टी की हुकूमत है तो हमें क्या मसला है, होने दो। अगर वो यहाँ पर मैंने नवाज शरीफ की शहबाज की हुकूमत आ गई है तो अभी अभी जूते खा रही है तो वो खाने दो, हमें उससे क्या मतलब। वी आर जी जस्ट एंजॉयिंग। हमें तो इस मामले, और जो जो गलत बात है उनकी, हमें भाई उसको हम मजाक नहीं करते। शहबाज शरीफ को हम कहते हैं कि भाई अब कोई आदमी ये कहे कि साहब आप ये आदमी क्राइम कर रहा है, ये बिल्कुल गलत कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब को हमने वजीर आला बनवाया, मैंने आप मुझे करेक्ट। कह रहा है, मुझे नाश्ते बुलाया, मुझे बुला के कहा कि साहब मिर्जा साहब मेरी मेरी एक अर्ज है। मैंने अजी बताओ क्या, मैं आपको क्या अर्ज आपकी सुन सकता हूँ। नाश्ता बड़ा जबरदस्त खिलाया जी जी कि साहब जी मुझे जी, वजीर इसका आला आपने अक्सर बनवाइए। जिक्र भी किया है अपने अपने नहीं मेरी प्रोग्राम्स बात में। सुनिए, अभी भी इसलिए ये इंडिया को सुनाना चाहते हैं। वजीर आला कह रहा है, पंजाब का वजीर आला कह रहा है, बनना चाहने के लिए मुझसे दरख्वास्त कर रहा है कि आप मुझे वजीर आला पंजाब बनवा दें। हम्म अब आपको मालूम होना चाहिए कि आई एम समबडी है और नो। तो हम्म अब ये मना कर दे अगर वजीर आजम पाकिस्तान कि ये बात मैंने मिर्जा साहब से नहीं कही। मैं अभी तक उससे इस बात पर नाराज हूँ कि तुमने शुक्रिया तक नहीं किया मेरा। जी मैंने कहा भाई मैंने यही कहा कि मैं गरीब जर्नलिस्ट तुम्हारे को कैसे मदद कर सकता हूँ, यानी जुमले मेरे ये थे। तो उसने कहा कि नहीं, आप मेरी मदद कर सकते हैं। आप मजीद निजामी साहब जो नवाबाद जहाँ पर आप कॉलम लिखते हैं वो आपके बड़े पक्के दोस्त हैं। तो एक सवाल ये भी उठा कि उनको चाहिए था कि वो जाकर अपने अखबार में लिखते, तो हमने लिख दिया अपने अखबार में, वो कॉलम भी मौजूद है। वो आप जो बात हम कह जी रहे हैं वो उस जी जमाने जी में लिख दिया। जी जी उस जी जमाने में ये कॉलम ऐसा का ऐसा लिख दिया जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। हम इनको जी जो आप कहेंगे तो हम दफा दिखा भी देंगे। जी, यहाँ पे जो एक चीज उनका बोन ऑफ एक मिनट ठहर कंटेंशन जाइए, है। पहले तो ये बात, जब मैंने उसको उसने कहा शहबाज ने, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हु एम आई, कि जो क्या मेरी पावर का कितना मेरा उसमें था। तो मैंने मजीद निजामी साहब जो कि इनके उस्ताद थे, मजीद निजामी नवाबाद के जो चीफ एडिटर थे, इनके वालिद साहब एक ही अखबार पढ़ते थे, वो नवाबाद पढ़ते थे, तो मुझे भी पढ़ते थे, मैं भी उनका वो मेरे कारी थे। तो मुझे उन्होंने जब मैंने मजीद निजामी साहब से इनकी सिफारिश की, शहबाज शरीफ की, तो मुझे कहने का अच्छा तुम्हें भी उसने पटा लिया, यानी तुम्हें भी उसने जो है अपने तरफ कर लिया है। मैंने नहीं, मुझे कोई तरफ नहीं किया, मुझे उसने रिश्वत के अंदर मुझे नाश्ता कराया। हम्म अब ये मजाक, अब कोई नाश्ता रिश्वत तो नहीं होता, लेकिन मजाक तो हमारा चलता था। तो हमने कहा भाई आपने नाश्ता कराया है तो आप कहने अब क्या क्या करें। मैंने भाई कोई तो बनेगा, इसी को बना दूं। तो हम्म उसने कहा अच्छा जी। उसने मतलब ये था बनाने का, उनका मतलब ये था उसका शहबाज शरीफ का कि वो मजीद निजामी साहब क्योंकि उनके अब्बा जी के दोस्त थे,
तो मैं इस जरिए से उन्होंने अपने अब्बा जी को सिफारिश करवाई, क्योंकि नवाज शरीफ उनको बनाना नहीं चाहता था बावजूद। तो वो जाके उनके अब्बा जी ने किए तो वो वज़ीर आला बन गए। तो अब मैं हर प्रोग्राम में आज हर 10 दिन के बाद में कोई प्रोग्राम करता हूँ तो उसमें ये जरूर कहता हूँ कि जब तक ये शुक्रिया अदा नहीं करेगा मैं इसका जी साथ नहीं दूंगा, जी शहबाज शरीफ का। जी। तो मिर्जा अभी साहब। फिर मैंने परवेज रशीद से भी कहा, मैंने जी उससे जी ख्वाजा आसिफ से भी कहा कि भाई इसे कहो कि शुक्रिया तो अदा करें। जी तो जी अभी जी ये बात है। तो जी, क्योंकि ये तो आपकी आई एम नॉट, आपका। ये बताना जरूरी है इनको इंडियंस को कि भाई आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी पावर पॉलिटिक्स प्लेयर बीइंग ए जर्नलिस्ट। जी ये जो छुटभैये हैं अभी जो जो बने फिरते नजम सेठी वगैरह, ये वो उस जमाने में इनकी कोई हैसियत नहीं थी। जी आप जी आगे चलें। जी। 53 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जाहिर है सियासत भी की, फिर सहाफत भी की, तो ऑब्वियसली आपके कनेक्शंस, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी लिस्ट थी। आप को आईएसआई, क्योंकि आपने कहा आपने हमीद गुल से बात की, तो हमीद गुल रह चुके हैं डीजी आईएसआई। हमीद गुल इज वाज माय वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड। जी और वो उसने मुझे अपने लिख के दिया है कि जो हम सोचते हैं उससे आगे आप 5 दिन पहले सोच लेते हैं। क्योंकि उस जमाने में जब हमारे आर्टिकल छपता था तो वो कम से कम उसके छपने में, हमारे भेजने में कराची से और लाहौर भेजने में जो 2 रोज तो लाहौर में लगते थे, फिर उसकी कंपोजिंग होती थी, फिर वो छपता था, तो 5 दिन लग जाते। तो जब वो पढ़ता था तो वो कहता था कि मेरा बेटा उमर जो है वो ये कह रहा है कि आप तो सोते रह जाते हो, मिर्जा साहब आर्टिकल लिख देते हैं वो उसी बात पर। तो एक तो सहाफी का, अगर आपके तो बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन जो सवाल वहां पे सवाल किया जा रहा है और कई पाकिस्तानी सहाफियों से भी किया जा रहा है कि अगर आप किसी मुल्क के दौरा करके आते हैं तो उसके बाद आपको आईएसआई को बताना पड़ता है या अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को बताना पड़ता कभी नहीं है। बताना पड़ता। कभी किसी आईएसआई वाले ने हमें हमें हमसे उनकी जरूरत नहीं हुई है। हमारा इतनी रेस्पेक्ट करते हैं कि हमसे दूर रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भाई ये आदमी बहुत ओपन मैंने जहन का आदमी है, और हमने कोई से बात कर ली तो ये सबके सामने कह देगा। जी तो वो ऐसे आदमी के साथ में आईएसआई के करीब भी नहीं जाए। दूसरी सही बात बात। ये है कि अगर मैंने खुर्शीद कसूरी साहब को बताया तो आई टोल्ड टू माय फ्रेंड, यानी उस वक्त का जो फ्रेंड था, आप तो बहुत अरसे हुए मिले हुए, तो वो इसलिए अब कब उनके वालिद साहब से हमारी उनकी याद आती हम, तो इसलिए आते इनके साथ भी। इनके जब 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 ये वजीर खारजा बने उस वक्त भी मैं आगा मुर्तजा कोया, जो मुस्लिम अखबार के मालिक भी थे और चीफ एडिटर भी थे, जो मुस्लिम अकेला अखबार इस्लामाबाद से निकलता था, बहुत पावरफुल अखबार था। मैं और वो दोनों उनके पास गए और उनसे कहा कि भाई आप मेहरबानी करके आप आपको हम खोना नहीं चाहते हैं, आप वजीर आजम का इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप अगर जो लोग आपको अगर कहीं कंप्रोमाइज करना पड़े तो आप कर लीजिएगा। तो उन्होंने वजीर खारजा पे कंप्रोमाइज कर लिया, तो उस पर हम खुश थे, मुबारकबाद दी, मिठाई लेके गए और वट एल्स, दिस इज द वे। फिर वो हर महीने एक दफा हम मिल लेते थे। तो अब वो अब कोई सार इंडिया की बात करेगा, हम दुनिया भर की बातें हमें करते थे, जी इसराइल की हम बात करते थे, ईरान की हम बात करते थे, जी रशिया की बात करते थे। वो भी इज ए नॉलेजेबल मैन और हम भी पढ़े लिखे लोग थे, तो जी कोई ऐसी बात नहीं थी, इंटरेक्शन करते थे। जी। जी मिर्जा साहब, आपने एक भारतीय जब चैनल को इंटरव्यू देते हुए एक स्टेटमेंट दी, आपने कहा कि ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, और उसके बाद उन्होंने आपको कहा कि नहीं, आपने तो प्लेइंग फील्ड अलग कर दी है, आपने तो डिफरेंट कर दिया है, आप बात से मुकर रहे हैं। तो आप उस पर जरा बताइए, आपने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, खासतौर पर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हामिद अंसारी। देखिए, बेसिकली तो मैंने उनको एक आदमी को एक पता नहीं इंडिया टाइम्स को एक इसको मैंने एक हल्फ लेके कहा कि भाई मेरा कोई ताल्लुक नहीं है हामिद अंसारी से। तो हामिद अंसारी साहब ने तो हमारी तो को यानी ये तो खैर काफी तक नहीं पूछी, इतना अकड़ के चला गया ऐसे सीधा सीधा स्टेज के ऊपर हेलो करके यूं कर बस। अब इसके मुकाबले में मनमोहन सिंह ने हमसे हाथ भी मिलाया और हमसे और साथ में हमारी खरीद भी पूछी। जब 2005 में हमें मैं वहाँ मिले क्या नाम है चंडीगढ़ में, तो फिर क्या बात होगी। फिर सलमान ही आया था, सलमान हैदर ही आया था मिर्जा असलम बेग के फंक्शन फ्रेंड के अंदर। तो ये जो दोनों आए थे उन्होंने फिर हमारा कार्ड ले लिया, हमें दावत दे दी, तो क्या करें अभी हम चले गए। हम तब तो जी, हमें तो कुछ दिलचस्पी लेकिन नहीं आपने थी। ये जो कहा कि कांग्रेस और बीजेपी का कोई इशू, लड़ाई चल रही ये है, उस पर जरा बुनियादी तौर बताइए। पर कांग्रेस जो है, जो इस वक्त के जो हालात हैं उसमें तो एक तो मुसलमानों का मसला खड़ा हो गया, मुसलमान इस वक्त जो है बेदारी पैदा हो रही है मुसलमानों की, उसमें वो हामिद हामिद अंसारी को टारगेट कर रहे हैं। और और वहाँ बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं और हम भी कह रहे हैं कि भाई आप कोई
ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम देवबंद को इल्जाम ठहराते हैं कि तुमने कायदे आज़म की मुखालफत क्यों की थी, वो भी उनको दुखता है। तो अब इसके अलावा अब अगर वो, एक तो ये वजह, दूसरी वजह ये है कि वो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस भी इसको दबा रही है कि साहब आपने, और फिर वो जो 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 मुसलमानों के मामले के अंदर उनके सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको किया। तो लेकिन ये अभी तक वो जो आपको याद होगा कि वो जो फिर अभी जो वो बना रहे थे कि साहब वो 4 साल के लिए हम फौजी पर रखते हैं, उस पर कितनी बड़ी हड़ताल इनकी हुई है। तो जो उसकी पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज आर रन बाय, जैसे पाकिस्तान में अशराफिया काम करती है, अब वो इंडिया इज टेकन ओवर बाय द एलिट्स और द उमरा, जो वहाँ के जो अमीर लोग हैं, टाटा बिरला फलाना डिमका, उन सब ने इनको, मोदी को अपने कब्जे में कर लिया। अब अवामी, अब इंडिया में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं है, वो उनके साथ में है। तो वो इस लिहाज से ही इज इन डिफिकल्टी, वो इसलिए वो चाहते हैं कि कोई नॉन इश्यूज को इशू बनाए, बस दैट्स इट। और अब पाकिस्तान और रायता ही उनका बेहतरीन हरबा है। जी आपने कहा नॉन इश्यूज, इंडिया के इश्यूज क्या हैं? अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि नूर कुमार शर्मा केस हुआ। इंडिया के इश्यूज जो हैं, जो हमारे इश्यूज हैं उससे दुगना उनके इश्यूज हैं। वो अपने आप को कहते हैं कि साहब हम माशी तौर पर बहुत तरक्की करके, अगर वो बहुत डाउन जा रहे हैं। वो आप इनकी हालत ये देखिए कि अब जिस अंदाज से आपने कोरोना ने, आपने इमरान खान ने हैंडल किया, स्मार्ट लॉकडाउन करके, जिसको सारी दुनिया प्रेस किया, इनके यहाँ तो लाशें, इन्होंने मंदिर बंद कर दिए, मस्जिद में इनके कोरोना के मरीज को रखे जाता था, उनकी देखभाल मुसलमान करते थे, उन्हीं को मारते हैं, सारे हिंदू नहीं मारते, ये आरएसएस के लोग मारते हैं। तो वहां भी बेदारी पैदा हो रही है। वो कहते हैं कि भाई हमारे हमारे साथ इनका रहना रहना सारी सदियों से है। तो वो फिर जब इनका एक बहुत बड़ा भगवत सिंह था, जब उसको अंग्रेजों ने जब मारना कहा, तो उसने कहा कि भाई आप जब मुसलमानों ने आप गुलाम बनाया हुआ था, तो उस वक्त तो आपने कभी इस तरह की बगावत नहीं की। तो उसने कहा कि वो मुसलमान जब यहाँ पे थे तो वो यहाँ रहते थे, पैसे यहाँ खर्च करते थे, हर चीज जो यहाँ करते थे वो यहीं करते थे, वो यहाँ के बासी हो गए थे। तुम तो यहाँ से सारा चीज माल लेकर इंग्लैंड जा रहे हो। भाई ये जो कराची जो बना था, कराची तो 3 लाख की आबादी का शहर था, छोटा सा, लेकिन 3 लाख भी नहीं थी, झुपड़ियाँ झुपड़ियाँ होती थी कराची में। इन्होंने अनाज के लिए ये रेलवे लाइन डाली ताकि अनाज यहाँ से कराची से जाए लंदन के अंदर, मैंने गेहूँ जिसे कहते हैं आप, वो जाने के लिए रेलवे लाइन डाली थी। तो अब हर चीज वो तो ले गए आपका इंडिया लूट कर। अब भी आप जब सोने की चिड़िया बने हुए हैं, तो आपको भी अभी कोई और कब्जा करेगा आपके ऊपर, देख लेना तुम। अच्छा, एक इशू हो गया उनकी मईशत का जो आपने बताया। दूसरा जो उनके जो छोटे छोटे बच्चे सवाल कर रहे हैं कि साहब आप खुर्शीद कुसूरी क्यों मिले, भाई मेरा कैलिबर ये है कि मैं खुर्शीद कुसूरी और ये वजीर खारजा इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, आई एम मोर देन मैंने वजीर खारजा। एंड जब एक आदमी यानी हमीद गुल ये बात कहता है कि भाई आप हमसे ज्यादा सोचते हैं, तो देन यू कैन इमेजिन। फिर गुलाम हसन खान से ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, जियाउल हक से ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, बेनजीर साहबा की बहुत, बेनजीर साहब दूसरी दफा हम ट्रम्प पे लेके आए तो कोई मामूली काम तो नहीं किया ना हमने सारी जिंदगी भर। भुट्टो साहब को तकरीर करने के से डर रहा था कि साहब कितने बड़े आमिर के सामने हम तकरीर कैसे करें। उस वक्त तो ऐसा थी ही नहीं उस वक्त मैं लेके पायदान पे खड़ा हो गया कि कोटरी रेलवे स्टेशन पे तकरीर करा दी। 250 लड़के थे और 500 पुलिस वाले थे, बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि मेरा इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था ब्यूरोक्रेसी में, वो मुझे पसंद करते थे। उन्होंने हम पर हमला नहीं किया, उन्होंने कहा भाई चलो ये भी बात गुजर जाएगा, ये तकरीर करा दी, क्या होगा, हाथ पकड़ के लाया। वो मुझे चूम रहा था भुट्टो साहब, जुल्फकार अली भुट्टो, जो आज भी भुट्टो जिंदा की बात करते हैं लोग। जी जी आप बात साहब, मैं आपका क्योंकि बार बार इस पे आपका ध्यान लेकर आ रही हूँ, क्योंकि जो जितना भी मैंने आपके इंटरव्यू सुने, जितना भी आपने इंटरव्यूज दिए वो सुने हैं, उसमें एक चीज समझ के आ रही है कि एक नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि किसी चीज पे पर्दा डाला जा रहा है। और वो अगर हम बात कर लें कि बीजेपी हुकूमत की क्या कारकर्दगी रही, जो खुद कांग्रेस के लोग भी उस पर एनालिसिस कर रहे हैं कि ये असल मुद्दों से जो है वो नजर चुरा रहे हैं। तो जरा आपने एक बात कर दी मईशत की, अगर आप उनका जो जो रहा। चाइना में जो भारत कर्नाड साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं वो, और वो एक जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उसके सरबराह हैं। तो वो उन्होंने कहा है कि जो इंडिया के जो सैटेलाइट हैं और जो इंटरनेशनल सैटेलाइट हैं, वो कंफर्म करते हैं कि चाइना ने इंडिया की कुछ का 4,000 किलोमीटर का रकबा
कब्जा कर रखा है और बहुत बड़ी तादाद में डैमसोंग के इलाके में फौजें जमा कर रहा है। और इसके अलावा जो पेंग सोंग जो झील है और जो ओल्डी बेग की तरफ जाती है, जो कि असल में सियाचिन पे जाने का रास्ता है और जहाँ से वो सीपैक को मुतासिर कर सकता है, वहाँ पर वो जो है वो पुल बना रहा है। तो ये उन्होंने कहा है। और तो वो अब मसला ये हो रहा है, वो ये कहते हैं कि इस सारे एपिसोड का जिम्मेदार जो 4000 किलोमीटर का एरिया खोया गया है और जो चाइना से डिफीट खाई है बुरी तरह से, जो उसकी रुसवाई हुई है, वो उसका सबका जिम्मेदार मोदी है। बिकॉज उनका ये कहना है कि मोदी, उसमें जयशंकर जो वजीर खारजा है उसकी कोई हैसियत नहीं है, फौज के सरबराह, ये मेरा अल्फाज नहीं है, ये खुद भारत कर्नाटक के अल्फाज हैं, जो कि इनका बहुत बड़ा पॉलिसी मेकर है। और वो ये समझते हैं कि हम नहीं पढ़ते, हम उनको भी पढ़ते हैं। तो वो उनका ये कहना है कि इसमें न तो फौज की कुछ से है, न जयशंकर की वजीर खारजा से। दी होल रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन मोदी। मोदी ने सारा मैंने खाना खराब किया है, कब्जे में दिया है और खामोशी इख्तियार की है, फॉरेन पॉलिसी पर उसका मुकम्मल कंट्रोल है। दूसरी बात ये है कि जो अब जिस तरह से कि हमारे यहाँ महंगाई हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, उनके यहाँ भी पेट्रोल महंगा हो रहा है। वो जो पेट्रोल महंगा हो रहा है तो उसका आदमी मुतासर हो रहा है। फिर जब आप इनको जो मिस हैंडल किया है उन्होंने कोरोना के अंदर, मंदिर बंद कर दिए हैं और मस्जिदें खुली थी, वो हो रहा है, वो भी एक मसला खड़ा हुआ। फिर हिंदुओं मुसलमानों को के साथ में जो सलूक हो रहा है, तीसरा पॉइंट ये है कि मुसलमानों को जो सलूक किया जा रहा है, तो वो मुसलमान मैंने अपने आप को मुज्तमा कर रहे हैं, जिससे डर रहे हैं, जिससे हामिद हसानी को मैंने टारगेट बना रहे हैं। फिर इसके अलावा जो है कांग्रेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रॉन्ग हो रही है। और ये जो एलीट सिस्टम जो भारत में नहीं था, वो एक मनमोहन सिंह का एक किस्सा है कि एक ज़माने में मनमोहन सिंह के जो भाई थे गांव में अपने पुराने तरीके से आए, तो उनको गार्ड्स ने मैंने वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल नहीं होने दिया। उनको बताया गया कि वो कोई आदमी आया था, वो आपको भाई कह रहे हैं, तो नंगे पांव भागे उनको अपने भाई को लेने के लिए, मनमोहन सिंह के लिए। ये बात एक रिवायत मशहूर है उनकी। अब ये बात मोदी पे तो लागू नहीं आती। मोदी का तो ये है कि न तो कोई आप देखें कि बीवी है, ना उसकी जो माँ है उसका उतना उसकी रेस्पेक्ट करता है। वो बुशर ऑफ गुजरात कहलाता है। वो इस वक्त हिंदुत्व का बड़ा बड़ा प्रचार कर रहा है, वो आरएसएस का हामी है। तो सारे लोग जो दानिश्वर हैं वो समझते हैं कि अगर इंडिया के अंदर अगर ये 25 करोड़ मुसलमानों को छेड़ा गया, तो वो तो 25 करोड़ की आबादी नहीं मानते हैं, वो तो कम मानते हैं, कुछ 13, 14, 15 करोड़ कहते हैं, 14-15% कहते हैं, तो 18 करोड़ मांग लेते हैं। लेकिन मुसलमान ये खुद कहते हैं कि हम 25 करोड़ हैं। तो वो लेकिन बिखरे हुए हैं, मुनज़्ज़म नहीं है। लेकिन और जो भी एक्टिव किस्म के लोग थे, मिसाल के तौर पर जैसे हमारा खानदान था, या जो और बहुत से लोग खानदान थे, वो जो वहाँ के मुतालिक मुसलमान थे, वो सब यहाँ आ गए, तो वो लोगों को वक्त लगा अपने आप को मुज्तमा करने में, अभी भी नहीं कर पा रहे हैं। फिर अब बहरहाल ये एक मसला तो है ना कि मुसलमान अपने आप को कैसे वो तो खड़ा करेगा। तो मईशत जो है वो तबाह हो रही है, गुर्बत बढ़ रही है, खुदकुशी बढ़ रही है। रेप के केसेस जो हैं वो ऐसे आम है जैसे रेडियम का बट रही हो, इस तरह से औरतें जो हैं वो उनके साथ में रेप के केसेस हो जाते हैं। रेप के केसेस हमारे यहाँ भी बढ़े हैं, लेकिन उनके यहाँ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जितनी उनकी आबादी है उनसे ज़्यादा उनका रेशियो जो है, हमारा और उनका रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हमारे यहाँ सुनवाई हो जाती है, उनके यहाँ सुनवाई नहीं होती, मुसलमान के तो सुनवाई भी नहीं होती है। तो अब इन सूरत हाल के अंदर अगर आप देखें तो वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। और इससे भी बढ़कर जो सबसे बड़ी बात है कि वो अमेरिका अमेरिका के क्वाड में शामिल है। वो जो इसराइल के साथ क्वाड बना है यूएई का, उसमें भी शामिल हो गया है। तो अब इसका ये मतलब है कि उसके ऊपर माशी प्रेशर बिल्ड हो रहा है। जब किसी मिलिट्री पैक्ट में शामिल होते हैं तो आपको उसमें कुछ हिस्सा डालना पड़ता है, कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो वो सारे लोड जो है हुकूमत हिंद लेती है और वो आवाम से जेब से जाता है। तो वो प्रेशर आवाम बिल्ड वहाँ पर हो रहा है, बेचैनी बढ़ रही है। फिर और अजीब इस तरह से है कि अब इलाहाबाद का नाम उन्होंने बदल दिया है, फतेहपुर का नाम बदल दिया है, फैजाबाद का नाम बदल रहे हैं।
हर चीज का आप कह रहे हैं साहब, मस्जिदों को ढा रहे हैं, तो अभी एक किस्म की एक पूरे तबके को, जो 25 करोड़ का तबका उसको मुस्तरफ कर रहे हैं। फिर सिखों से अलग लड़े हुए हैं, वो सिखों आज़ादी की जंग अपनी कर रहे हैं। फिर इसके बाद में बोडो की तहरीक अलग है, वहाँ पर कोई 25-26, जब मैं गया था, अगर जब मैंने किताब लिखना चाहता था, लेकिन यहाँ आकर फिर मैं इतना मसरूफ हुआ, और फिर ये भी ख्याल किया मैंने कहा भाई अगर अच्छे ताल्लुकात इंडिया के साथ हमारे हो जाते हैं, मैं किताब लिखता हूँ, उससे मुमकिन है कि कोई बहुत से ऐसे पेचीदा मसाइल उठ खड़े हों, जैसे कि अब मैं एक जरा सी बात पर उठ खड़े हुए हैं, वो किताब पे तो कितना शोर होगा। तो उसमें जाहिर है कि हम उनको यानी बहुत सी ऐसी बातें बताएंगे जो हमने वहाँ वहाँ पर हमने देखी हैं, तो वो अभी तक हमने किसी को बताई भी नहीं है। तो हम तो वो किताब के लिए महफूज की है कि भाई किताब लिखेंगे तो ये करेंगे। तो किसी ने ये भी सवाल किया भाई किताब लिख लेते तो बेहतर था बजाय ये करने के। तो आजकल किताब इतना लोग नहीं पढ़ते हैं जितना कि जो मीडिया जो है, ये सोशल मीडिया है या हमारा चैनल है, उसमें सारी हमने बातें बयान करती हैं जो कि हम जानते हैं इंडिया को। तो वहां पर इसराफ बढ़ रहा है, पार्टी बढ़ रही है, इंडिया की जो सोसाइटी वो तकसीम हो रही है, तकसीम दर तकसीम हो रही है, जिससे कि नुकसानात इंडिया को लेकिन हो रहे वो हैं। ये आपकी उससे बात ठीक वो है, डाइवर्ट करना चाहते हैं। आपकी बात ठीक है, लेकिन वो आप इस बार अगर आपने जो मोदी की कारकर्दगी बताई उनके दौरे हुकूमत में, लेकिन इसमें एक बात जरूर है कि वो तकसीम दर तकसीम होते जा रहे हैं, लेकिन वो हिंदुत्व के नाम पे यकजा हो जाते हैं या सारे वो गुनाह यही हो माफ रहा कर है, देते हो हैं। ये रहा है कि हिंदुत्व के नाम पर पहली मर्तबा जो है उनका जो एलीट था तबका था वो फंडिंग कर रहा है। और वो यूं नहीं है कि वो सबके सब हो रहे हैं, उसमें अब अंदरूनी राय भी है और बहुत से लोग और भी हैं जो लोग इस बात को पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह से हम टूट जाएंगे। जो उनके दानिश्वर है, खुद इस बात दानिश्वर इस बात को ये कह रहा है, जो पक्का सक दानिश्वर है, जो सोच विचार करता है, जो हम जैसे लोग होते हैं जो कि बहुत गहरी नज़र रखते हैं मामलात पर, वो ये उसको उनको ये मालूम होता है, वो ग्राफिंग कर सकते हैं। भाई जाहिर है कि हम इंजीनियर होने के नाते हमें मैथमेटिक्स हमने पढ़ी है, हम ई रेज़ टू 6 जाकर 3 पेज में रिजल्ट निकालते हैं। तो हमें आता है कि किस तरह से सिस्टम चलता है, किस तरह चलता है, चलते चलते कहाँ जाकर एंड होता है। तो जब आप उनका एक आपने ट्रेंड देखते हैं कि ट्रेंड कहाँ जा रहा है, तो वहां पे जब ग्राफ बनाते हैं तो आप ग्राफ जाके देखते हैं कि ग्राफ जाकर इनकी खराबी की तरफ जा रहा है, चाहे वो कितने भी कर लें। फिर इनकी जो अगर आप आर्मी को देख लें, वहां पर डिसिप्लिन इतना नहीं है। मदार के तौर पर आपको कितने केसेस जो हैं वो आपको इसके जो यूरेनियम की चोरी के मिले हैं, जी। जो इस पर आपने खुद भी एक दफा एक वेबिनार किया था। तो एक इनके कितने साइंसदान ने अपने अपने आप को मौत के आप गले लगाया है। तो दे आर सो मेनी थिंग्स जो विच आर हैपनिंग अगेंस्ट। अब अगर होता ही है कि जब आदमी को फंडिंग ज्यादा मिल रही हो, फिर आपको एक चीज की जो है, एक अंबानी साहब हैं या कौन है जिनको वो दे देते हैं, तो उसकी वजह से दूसरे जो 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 उमरा हैं वो नाराज हैं क्योंकि उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है। अब बहरहाल वो इस बात पे जरूर है कि भाई मोदी कम से कम हिंदुओं का एक राज कायम करना चाहता है, तो वो हम समझते हैं वो नहीं कर सकेगा। क्योंकि हिंदुस्तान जो है, जब हमने मुगलों ने भी हुकूमत की है या किसी ने भी की है, तो वो इंसाफ के साथ की है। और बीरबल जबकि मौजूद की कि मैं बीरबल मैंने अकबर का जो है वो बड़ा नौरत्नों में जी। शामिल था। तो इस लिहाज से मैंने हिंदू को हम हर जगह पर नुमाइंदगी दी है, और मुसलमानों के साथ में ये लोग बुरा सलूक कर रहे हैं। उनसे तो आप शादियां क्या की हैं, समझती हैं उनकी कि हिस्ट्री मुसलमान सुनी। ये बर्दाश्त कर लेगा? ये आपको कब क्या तक लगता बर्दाश्त है करेगा? कि आपको क्या लगता है कि मुसलमानों ने जो उस वक्त जब जिना के ऊपर की फिलोसफी को तर्क किया कायदे आजम की, तो उसकी सजा वो कब तक भुगतेंगे भारत में? देखिए, अब सकता है तो जब वो तो ये तो यूं होती है ना कि जब जब कौमें गलती करती हैं तो लम्हों की गलती जो है सदियों तक पाते हैं। जी। जो आज एक शायर का शेर है कि लम्हों ने गलती की, सदियों सदियों ने ने सजा। सजा पाई। तो उनका मिसरा है। तो अब ये बात है, ये बात ये जो मुमकिन है कि यानी दुरुस्त अल्फाज इधर उधर हेरफेर हों, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पर वो यानी बर्दाश्त ही नहीं है। जैसे एक आदमी, जैसा हमारा जैसा खुला डुला आदमी है जो कि हर चीज जो बोल देता है, जो भी बात उसके दिल में आती है, जो बस आपको समझ में आती है वो बोल देता है, उसको आप जो है फौरी तौर पर आईएसआई का स्पाई बना देते हैं। बट व्हाट इज एक मिनट, एज अ आपको आईएसआई का ही बनाया ना, आपको रॉ का तो नहीं बनाया। हमारे नहीं, लिए तो वो तो 22। खैर वो तो भाई वो तो दैट इज ऑनर फॉर मी इफ आई बिकम सो, बट हाँ। देन आई डोंट वांट टू बी, आई वांट टू जी, जो रिमेन जब है जर्नलिस्ट। नहीं तो फिर अजीब लगता है, वो टाइटल क्यों पेयर करें हम? नहीं मतलब है कि पूरी अब फिर मैं ये ऑफर आपके तवज्जुह से इनको ये करना चाहता हूँ
इनके जो एंकर हजरात हैं कि वो 20-20 की तादाद में हमारे यहाँ कराची आ जाएं या इस्लामाबाद आ जाएं, हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे कि आप कैसे, आपको ये जो कैची की तरह तुम्हारी जबान चलती है, ये इट इज़ नॉट गुड, ये एंकर का लेवल नहीं होता है, ये एक बाजारी और एक जो हॉकर्स होते हैं उनका लेवल होता है। आपको कुछ तरीके से सलीके से बात करनी चाहिए, और बजाय इसके कि आप जो है वो एकदम से यानी किसी को बोलने नहीं देते हैं और अपनी बात को सिर्फ जो हमारी मुंह में ठूसना, जबान में ठूसना चाहते हैं, तो कौन आदमी आपकी कदर करेगा। दुनिया का सबसे वर्स्ट जो मीडिया है वो इंडिया का माना जाता है, क्योंकि वो किसी की कोई बात ही नहीं सुनता है, वो तो एक प्रोपेगेंडा मशीन ही बनी हुई है। अभी तक वो मीडिया ही नहीं बना, अभी तक वो अपने आप को मीडिया कहते हैं लेकिन मीडिया ही नहीं बना। वो एक रेस पे चल रहे हैं कि साहब वो फलाना यूं कर रहा है तो हम भी यूं करेंगे, फलाना यूं कर रहा है तो हम भी यूं करेंगे। भाई अब देख लीजिए कि हमारे यहाँ भी कुछ 100 चैनल हैं, लेकिन हम उसमें मुनफरिद नहीं है सच टीवी में कि हम अपने एक तरीका करते हैं। फिर हर एंकर की हमारे यहाँ एक राय होती है, एक सोच होती है, पता लग जाता है फलाना एंकर इस तरह सोचता है, ऐसा सोचता है। इनका जब पाकिस्तान की बात आती है, खासतौर पे आईएसआई की बात आती है, तो एक ही आवाज, एक ही जुमले, कोई ऐसा आपको मिलता है एंकर भारत में कि जो पाकिस्तान का एक्सपर्ट हो? देखा जाए तो इज ए गुड स्विच और नॉट। अगर इनको किसी वक्त में भी उलझाना हो तो दिस इज ए गुड स्विच, इज नॉट बैड। इफ इनका ये दुनिया में आदमी अपनी कमजोरी नहीं बताना चाहिए। ये बताइए कि इनकी कमजोरी तो ये पाकिस्तान और आईएसआई है, बस। तो अच्छा, एक तो शोशा छोड़ दो, तो शोशा छोड़। अब ये तो मैंने तो कोई शोशा नहीं छोड़ा है, लेकिन अगर अब हमें पता लग गया कि कभी शोशा छोड़ना हुआ, इनको बिजी करना हो, तो इस पर लगा देंगे इनको हम। जी मिर्जा साहब, एक आपने बात की, यहाँ पर आपने जो बात की थी यूरेनियम की भी, जिसपे हमने बात में सेमिनार भी किया था। आप इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जिन जिन रियासतों में या जिन जिन इलाकों में आप गए उसके बाद धमाके होते रहे, तो आप उस पर क्या कहते हैं? एक भी धमाका नहीं। वो सारे धमाके जब जिन हैदराबाद दक्कन में गया, वो तो उस कर्नल ने करवाए थे, प्रवत ने, और वो बाद में करकरे ने उसको पकड़ लिया था, उसको तुमने मार दिया बम्बई में बहाना बनाकर। जी जी। तो मैं, और किताब में लिखा है, और जब किताबें छपी हुई हैं, हु किल करकरे जी, हु किल करकरे है मौजूद, उर्दू में भी उसका है और अंग्रेजी में भी मेरे पास है। आपको नहीं लगता कि अगर इस इतनी बड़ी तादाद में यूरेनियम जो है स्मगल होती है, तो कहीं ना कहीं यूरेनियम जो है, रॉ यूरेनियम ही सही, वो डर्टी बम बनाने के काबिल होती है, और फिर धमाके तो कहीं से भी हो सकते हैं फिर वहां पर। तो नहीं, तो ऐसे अभी तक धमाका इस किस्म का नहीं हुआ। वो तो छोटे मोटे धमाके जो होते हैं बम के, आईडीज भी इस्तेमाल अभी इनके यहाँ नहीं हो रही है। हमारे जैसे आईडीज हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है, जो कि फाटा में और इधर जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अफगानी या दाइश के लोग जो हैं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो अभी इनके यहाँ इस्तेमाल भी नहीं हुई है। सही। हम तो, और हमने तो ये फैसला कर लिया है कि भाई हमें, जब आप पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, तो हमें कुछ करने की क्या जरूरत पड़ी हुई है आपके लिए। जी। जब आप मुसलमानों को मार रहे हो, जब आप सिखों को मार रहे हो, आप दलितों के साथ जुल्म कर रहे हो, तो एक ना एक दिन तो आपके खिलाफ उठेंगे ना उठेंगे, जैसे सिख उठे हैं, जैसे किसान उठे हैं। अब आपकी जो पॉलिसी थी, जो आपने कहा कि साहब 4 साल तक होगा फिर बाद में रिटायर कर देंगे, उस पर भी कितने बड़े इनके मजारे हुए। तो तुम आप खुद ही अपना अपना काम कर रहे हो, तो हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम आपके मामलात में मदाखलत करें। आप अपने तबाही का सामान खुद कर रहे हो। अब जैसे अब हमारे यहाँ लड़ाई हो रही थी, अब देख लीजिए इमरान खान साहब की बात आप कर लें कि जिस वक्त इमरान खान ने जब वो अपने निकले हैं और धमाक आए हैं, तो वो यहाँ जब फौज को देखा तो वो पीछे हट गया। उसने कहा जी मैं फौज से नहीं लड़ना चाहता हूँ। दैट वाज वेरी फाइन ऑफ हिम। भाई हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ फौज की बड़ी कदर है, हम अपने फौज से नहीं लड़ते, ना हम अपने आईएसआई से लड़ते हैं। आजकल वैसे बहुत बैशिंग बहुत कर रहे हैं, लेकिन करनी नहीं चाहिए, इसलिए कि दे आर योर आईज या दे आर योर डिफेंडर्स। जी, ये मैं आपसे बार बार ये जुमला कहती हूँ कि हम घर की सफाई में हाथ गंदे करते हैं, चाहे कोई भी बात हो जाए, चाहे हमारे यहाँ कहा जाता है आईएसआई मूवर्स एंड शेकर्स है, या जो भी बात की जाती है, जो भारतीय मीडिया भी करता है। भारतीय मीडिया में जब आप इंटरव्यू दे रहे थे तो बहुत सारे पैनलिस्ट थे, वो आईएसआई को कह रहे थे कि वो तो जी लिफाफा जर्नलिस्ट बनाते हैं। तो उसके बावजूद भी हम अपनी आर्मी को भी क्रिटिसाइज करते हैं। जब हमारा कोई मसला होता है तो हम कहते हैं कि जी सिक्योरिटी लैप्स था, इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या मसला था। लेकिन इनके यहाँ कोई मसला हो विदेशी हाथ था, और वो विदेशी हाथ हमेशा पाकिस्तान का होता है। इसलिए कि हम आज़ाद हैं, इसलिए कि हमारे इदारे में कुव्वत बर्दाश्त है जी, हमारे इदारे हमारे हैं। दैट इज द डिफरेंस जी। आपके वो लोग जानते हैं कि अगर हम पर कोई तनकीद कर रहे हैं तो कौन कर रहा है। अगर वो दुश्मन है
वो उनको मालूम हो जाता है कि भाई अब देखिए ना, इस एपिसोड में जो कि हमारा हुआ है, हमें बहुत सारे जो जो राह के एजेंट हैं वो हमें मालूम हो गए, यहाँ भी वहां भी। अब अजीब सही बात है, यानी सही। यानी हमें तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जी यहाँ पर जितने भी एजेंट हैं वो सबके सब खुल के आ गए। वो क्या तो जी हम पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जब हमने उनकी हिस्ट्री ट्रेस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये आदमी तो इंडिया का है, ये आदमी सही थाईलैंड में बैठा हुआ है, मैंने कहीं सही। कहीं कहीं और बैठा हुआ बातें कर रहा है हमारे खिलाफ। तो जी हमें सही। दे आर आइडेंटिफाइड। तो वो तो मेरे ख्याल में यानी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है कि हमें बहुत से लोगों को पता चल गया कि भाई कौन इंडिया का आदमी है यहाँ पर। और मिर्जा वो साहब आप, अब मुश्किल में आएंगे वो। जी मिर्जा साहब, आपने आपकी जब आप इंडिया को, इंडियन चैनल्स को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें एक कांग्रेस के साहब ने कहा कि ये एलिगेशंस जो लगाई जा रही हैं हामिद अंसारी पे, वो इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि हमने इनके ऊपर बीजेपी पे एलिगेशंस लगाई, और इसी की वजह से इन्होंने ये इस तरह की कहानी गढ़ी है, मनगढ़ कहानी की। और अगर आपने देखा होगा, अगर वो जो अग्रवाल साहब थे जो आपसे मुस्तकिल, यार इतना नालायक आदमी है कि बदतमीज आदमी को ये तमीज नहीं है वकील होने के बाद बावजूद भी कि उसको भी मालूम होना चाहिए मैं भी वकील हूँ। तो मुझ पर जिरा कर रहा है। आपको, आप वहां आए थे नहीं आए थे जी? आए थे जी। आप वहां बैठे थे नहीं बैठे थे? यहाँ पर आप 5वें नंबर बैठे थे बैठे, देखो ऐसे जस्ट लाइक ए बॉय इज टॉकिंग एंड ही एक्चुअली, कंसीडर हिमसेल्फ ए वेरी ग्रेट जूरिस्ट। जी जी, एक्चुअली वो अगर आप उनका सुने यार ना, सिंपली इसके अलावा तो उसको कोई हैसियत नहीं है कि एक्चुअली वो अगर आप उनका सुने इंटरव्यू जो एक अपने इंडियन चैनल को दे रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि मुझ पे इल्जाम लगा, और वो अपने आप को बेल आउट करने के लिए वो तस्वीरें भी रिलीज कर रहे हैं और वो इस तरह से बात कर रहे हैं। तो उस सो तस्वीर से क्या पता चलता है? आप नहीं एक नहीं, सेमिनार दिस में इज द दिस इज द एक एलिगेशन इज पुटिंग अप। आपने हमारे कितने सेमिनार अटेंड किए हैं? सही। कितने आदमी हमारे पास, हमने 52 सेमिनार किए हैं आज तक, हम्म। यानी सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल, नेशनल। तो दुनिया भर का आदमी आता है। अब उसमें कौन राह का एजेंट है, कौन है हमारी बला से उस वक्त जो हमारी एजेंसियां हैं वो जाने, हमने तो बुलाया है भाई। अब आप हमें हमें कोई क्लियरेंस, अच्छा ये पाकिस्तान की खूबी है कि पाकिस्तान को कोई क्लियरेंस की जरूरत नहीं होती है। पाकिस्तान, हम कहते हैं कि भाई ये आदमी, जैसे अब इंडिया से हमने बुलाया है आपको 2008 में 2 सेमिनार किए हमने, 1 मई में किया और एक नवंबर में किया। तो हमने अपने एम्बेसी को लिख दिया कि भाई हम इनको एक सेमिनार में बुला रहे हैं, बस ठीक है बुला रहे हैं हमने। और वो आप बाकी काम इंटेलिजेंस का उनका पीछा करते रहें और उनको देखें कि वो राह के एजेंट है कि या टिपिकल साफी है। तो दिस इज द जॉब ऑफ द, और वो हमारा ताकुब करते रहे, राह के लोग जो है मुसलसल ताकुब करते रहे सारे आपने अरसे में। जिक्र किया था कि जब आप लैंड किए तो आपको किसी साहब ने कहा। भाई लैंड जैसे आप में तो राय रियाज साहब जो कि वहां पर जो, यानी हमारा प्रोटोकॉल यही है, जहाँ कहीं भी हम जाएंगे, आइदर हम आयरलैंड चले जाएं, हम इंग्लैंड चले जाएं, हम अमेरिका चले जाएं, तो हमारा जो इंफॉर्मेशन का आदमी होगा वो हमें रिसीव करेगा। हम्म। वो तो इंडिया के अंदर, ये तो हमारा पक्का दोस्त राय रियाज जो कि यहाँ पर कमिश्नर था, वो खुद एयरपोर्ट आता था, वो मुझे रिसीव करता था और एक सिम पकड़वा देता था कि जहाँ से भाई, वो सिम जो है डिप्टी हाई कमिश्नर की होती थी। अब डिप्टी हाई कमिश्नर की सिम को कोई आदमी समझे कि इंडिया के एक डिप्टी हमें हाई कमिश्नर यहाँ पे सिम मौजूद होगी, तो वो तो सारी राह को भी पता होगी, वहाँ की आईपी को पता होगी, जितने भी इंटेलिजेंस पता होगी। वो सिम हम इस्तेमाल करते थे। तो वो सिम जब सारे दौरों में वो सिम हमने इस्तेमाल की, तो अब मुझे ये बताइए कि हम हमारा कौन सा राह छुपा उनके पास है, छुपा होगा? वो तो सारी चीजें रिकॉर्ड कर रहे होंगे, हमें वॉच कर रहे होंगे, मॉनिटर कर रहे होंगे। हमारे हमारे सफीर ने खुद कहा, शाहिद मलिक साहब ने कहा, भाई जब तुम सिम इस्तेमाल कर रहे हो तो सब तुम्हें वॉच कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर तो कोई जासूसी के लिए थोड़ी आया, मैं तो यहाँ विजिट करने के लिए आया हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। सोशली जो तरीका होता है साफियों का, भाई जो इंटरव्यू करना होते हैं वो कर लिए, जो बातें करनी है वो कर लिए, दैट्स इट। वो जो छाप भी दिया हमने। जी मिर्जा साहब, हम बस अब इसको 2-3 सवालों में क्लोज करेंगे। एक, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं और जाहिर है हर पर्सपेक्टिव शेयर करना है। लोग आपके बारे में पाकिस्तान में भी ये कह रहे हैं कि आपने जो बातें कही उसकी वजह से बेचारे हामिद अंसारी जो है मुश्किल में आ गए, ही वाज अ ट्रू जेंटलमैन और वो फंस गए। तो आप उस पर जरा भाई, बता। अब मैं क्या करूँ? टू जेंटलमैन तो मैं भी हूँ, तो मैं क्या करूँ? हामिद अंसारी इज नॉट, हामिद यानी अंसारी का शायद कसूर ये है कि वो भारत में पैदा हुए और वो मुसलमान है, और वो मर मुसलमान भी हैं और जाएंगे। वो कांग्रेसी हैं। वो वो कांग्रेस। हमारे हमारे साथ आ जाते तो हमारे यहाँ के सदर बन जाते हैं, इसमें क्या बैठा है ना।
एक इंडियन ही बैठा है ना, जो इंडियन बॉर्न फैमिली का, आप सदर पाकिस्तान जो है वो उर्दू सही स्पीकिंग है ना। सही सही तो हो गया। ममनून हुसैन साहब आगरा के रहने वाले थे, वो भी बैठा था। तो जी जी हमारे यहाँ तो बहुत गुंजाइश थी तुम्हारी, भाई कोई मसला ही नहीं। मिर्जा असलम बेग हमारा चीफ रहे, परवेज मुशर्रफ चीफ रहा, सारे सारे एक रहने का आना थे दिल्ली के, और एक आजमगढ़। रहने आजमगढ़ के। तो क्या मसला हुआ इस बात का? हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ को जब हमारे पास 7 कोर कमांडर हमारे थे जो कि उर्दू स्पीकिंग थे, तो हमारी फौज में तो ये तमीज ही नहीं है। हमारे यहाँ तो फौजी होना चाहिए बस। फौजी फौजी की जो तरबियत है वो फौजी बस। आप यकीन मान लीजिए कि वो, अगर आप फौजी की बेइज्जती करेंगे, वो हर फौजी अपनी बेइज्जती। जब परवेज मुशर्रफ पर आई बात तो सारे सारे नाराज हो गए कि साहब आप ये एक कमांडो कैसे जो है वो गद्दार हो सकता है। जब उस पर कहा कि साहब आप गद्दारी का मतलब, तो वो जी एक इंडियन चीफ, साबिक चीफ ऑफ आर्मी साहब ने उनको इतना जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया परवेज मुशर्रफ को। उसने सवाल भी किया कि आप क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इतनी तारीफ कर रहे हैं। कहने भाई तारीफ के काबिल तो है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हो गया, सदर भी होने के बावजूद भी मैं एक रात, पूरी रात इंडिया के अंदर गुजार के गया। यानी इतनी बड़ी चीज है वो, तो उसकी तारीफ करें तो हम नहीं करें फौजी फौजी जरिए से? तो फौजी अंदाज में तो तारीफ के काबिल है ना, गई थी सो बहादुर आदमी। तो अब इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान में अंसारी साहब की जो बात आपने कही, अंसारी साहब की बैड लक है कि वो फंस गए अब ये तो ट्रैप में। तो वो निकल जाएंगे, इसलिए कि वो झूठ झूठ के कोई पाँव थोड़ी होते हैं भाई। कोई भी तो तस्वीर ऐसी होगी ना, जब हम हमसे मिल रहे होंगे, उनके साथ में कोई कानाफूसी कर रहे होंगे, वो तो कोई ना कोई तो तस्वीर तो होगी ना कहीं आपको ना याद कहीं। होगा आपको याद होगा जब बाजवा साहब सिद्धू से मिले थे तो कई तस्वीरें थी, गला लगाया था, जप्पी डाली थी, जब वो हाँ भाई, बड़ी भाजपा चर्चा ने हुआ था अब उसका। उसे सिद्धू को पकड़ो तो हाँ अब फिर ये बेचारा वैसे ही जेल में पड़ा हुआ है। तो हाँ हमारे यहाँ तो ये नॉर्मल तरीका है, लेकिन ये लोग तो नहीं करते ना, कर दिखाते हैं। अंसारी साहब तो नहीं मिले किसी दिन, ना जप्पी पाई, ना ना हाँ कोई प्रॉपरली आप उसे शेक हैंड किया, ना आपसे हाल हवाल पूछा। भाई सही जो भी हिंदू थे मिले हमें वहाँ, बड़े बड़े लीडर जो जो यूपी के थे बड़े लीडर, उन्होंने वो बड़ी मोहब्बत से मिले, बड़े प्यार से मिले, और बड़ी तस्वीरें हमारे साथ खिंचवाई, हम बड़ा खुश हैं उसमें। जब हम गए बंगाल गए तो वहाँ का वजीर आला भी हमसे मिला। तो ये क्या बात होगी? बासु साहब मिले जो सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के। तो किस किस के को तो पे इल्जाम लगाओगे कि ऐसा एक एजेंट है? तो पागल हो तुम लोग, एक मुसलमान को सही पकड़ हो लेते गया हो। तो सही अब हो गया वो। मैं, ये बात नहीं है। तो ये जो मैंने आपसे कहा कि ये एक जो इम्तहानात होते हैं, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो हामिद अंसारी कोई आगे ही बढ़ेगा, ये घटेगा नहीं। इंशाल्लाह जी। जो भी हाँ इनोसेंट है हम यही दुआ करेंगे कि वो उस जो है बेल आउट हो, अल्लाह उन्हें सुरखरू करे। जो अगर वो सही है सच्चे हैं तो उनको सुरखरू करे। और जाहिर है हमारी खुशकिस्मती है कि आपकी भी खुशकिस्मती है कि आप पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान में आप सिलेक्ट करके पाकिस्तान को एज एन ऑप्शन आप पाकिस्तान आए। और ये आप आई थिंक जो ये एक बाकी एक तमीज़ है जो दुनिया को देखनी चाहिए कि मुसलमान जो यहाँ पर आए उनकी क्या शान है, और जो भारत में मुसलमान रह गए उनका अब क्या वक़ार रह गया कि हर दिन उनको अपने आप को सीने पे गोली खा के सबूत देना पड़ता है कि वो भारतीय हैं। चाहे वो कितने बड़े नेशनल स्टार्स हो या इंटरनेशनल स्टार्स हो, दिस इज द प्रूफ दे हैव टू गिव देन एंड अगेन। मिर्जा साहब, बस जस्ट अ क्लोजिंग रिमार्क, हिंदुत्व कहाँ तक भारत को लेके जाएगा और इसका क्या अभी होगा? नूरपुमा का भी आपके सामने स्टेटमेंट है। खास बात ये है कि हिंदुत्व का जो सिस्टम है फेल हो जाएगा और हिंदुस्तान को तबाह कर एट व्हाट देगा। कॉस्ट? है एट जी, व्हाट कॉस्ट? एट व्हाट कॉस्ट हिंदुस्तान को तबाह करेगा? एट व्हाट कॉस्ट? इंसान को तबाह कर देगा, इंसान के हिस्से बकरे कर देगा। हिंदुस्तान के अंदर जो तबाही मचाएगा, जो उनके अंदर जो लोगों का कत्लेआम होगा, वो बहुत बड़े बड़े पैमाने पे होगा। यू मुसलमानों के कांट लिए क्या उसमें, इमेजिन। उसके लिए वो मुसलमानों के लिए क्या उसके अंदर जो है? मुसलमानों के लिए तो अब भाई, अब जो जेनोसाइड वॉच ने कह दिया है, उसने कहा कि जैसे लास्ट स्टेज पे खड़ा है ये जेनोसाइड। बस बटन बताने की देर है कि जेनोसाइड शुरू हो जाएगा मुसलमानों का। तो अब ये जो बात है उसके लिए हामिद मुमकिन है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हामिद अंसारी आल्सो, वो ही बिकम he should become a leader of the Muslims of India instead of जी Congress. Congress may not help him so much as the Muslim can.
जी जी, बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब आपका कीमती वक्त निकालने का। भारतीय हम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हो, पाकिस्तानी सहाफ़ी हो, पाकिस्तानी अदाकार हो, पाकिस्तानी बिजनेसमैन हो, जब भी भारत जाते हैं, भारत के इनविटेशन पे जाते हैं और फिर ऐसे उनको बहुत इस तरह के इल्ज़ामात के साथ जो है उनको फिर बाद में उनका खैर मकदम किया जाता है या उनका जो है उनको रुखसत किया जाता है। ये कई दफ़ा उनकी ये भारतीयों की एक जो है लेगेसी रही है। मिर्जा साहब खैर एक डिफरेंट पाए के जो है वो सहाफ़ी भी हैं, सियासतदान भी हैं, और उन्होंने बारहा अपने इंटरव्यूज में कहा कि मैं एक पॉलिटिशियन टर्न जर्नलिस्ट हूँ। हालांकि मैं कॉलम बहुत पहले से लिखता रहा, लेकिन जब मेरी सियासी सरगर्मियां खत्म हो गई तो मैंने सियाहत और सहाफत को अपना लिया। और जाहिर है भारत में पैदा हुआ था तो देखने जरूर गया था और इन्विटेशन पे देखने गया था। बाकी क्या लेकर आए क्या नहीं लेकर आए, किसने मिले, ये सवाल भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी पर आता है और भारतीय इदारों पर आता है। अमीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय मीडिया को कितनी अहमियत देनी है और कितनी नहीं देनी है हमने फैसला करना है। यू आर दिस साइड ऑफ ऑन दिस साइड ऑफ पाकिस्तान। आई थिंक इनफ हैज बीन सेड ऑन दिस टॉपिक एंड आई होप आफ्टर दिस इंटरव्यू आपकी तरफ से मजीद इस पे इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा या नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत बात हो चुकी है इसके ऊपर। लेट्स मूव ऑन। पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और ज़िमनी इलेक्शन हो गए हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपकी एडवाइस को हम आई विल कंसिडर एंड आई थिंक यू आर वेरी मैंने हम मैंने फ्रॉम क्रेडिट टू ग्रेव हम सीखते रहे हैं, तो हम अब भी आपकी बात को हम सीखने की कोशिश करेंगे। जो एडवाइस आपने दी है कि एनफ इज एनफ, नो मोर टू द इंडियन इनके जो हाइप क्रिएट कर रहे हैं उनके अंदर मजीद उनको बेचारे गरीबों को में तेल न डाला जाए, उनकी हाइप में अब इसको ख़त्म कर दिया जाए।